हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। क्रिएशन एंड जय बाबा। कॉजेस, ये अद्भुत किताब जय बाबा हम पढ़ रहे हैं, और इसमें आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हम लोग आ गए हैं। यदि आपके कोई फ्रेंड्स नहीं ज्वाइन हुए तो व्हाट्सएप मैसेज डाल के अभी भी आप उनको बुला सकते हैं, क्योंकि आसमान जो है हर भूमिका से रिलेटेड एक आसमान होता है, और ये आसमान हमारे हर शरीर के अंग से कैसा उसका संबंध हम जोड़ सकते हैं या दिखा सकते हैं उस माध्यम से कि आसमान की दूरी कैसी होती है, ये तो एक भाग बाबा ने समझाया है। इसके पश्चात तुरंत हम एक बहुत सुंदर सादृश्य यहाँ बाबा ने उदाहरण दिया है, और वो उदाहरण देख करके, सादृश्य देख करके हम आगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है ऊर्जा के 7 प्रकार, क्योंकि एकदम से बाबा ने उस सादृश्य को ज्यादा इसको एलैबोरेट किए बिना बाबा ने दूसरा लेक्चर शुरू किया है, और वो है कि ऊर्जा के 7 विभाग बाबा ने यहाँ समझाया है। और ये समझना हम जो, चूंकि ये किताब का नाम ही है क्रिएशन एंड कॉजेस, तो सृष्टि की उत्पत्ति, जिसा कि हम लोग अभी बाबा प्रेमियों के जगत में हम लोग ये भली भांति समझ गए हैं। भूमिका क्या है, प्लेन्स क्या है, कैसा प्रवास होता है, अंतर्वर्ती यात्रा सीख गए हैं, उत्क्रांति हम पाषाण से समझ गए हैं, लेकिन बाबा ने समझने के लिए शुरुआत पाषाण से की थी। पाषाण के पहले का बाबा ने वहाँ केवल उल्लेख किया है, एलैबोरेट नहीं किया है। वो अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो आगे 2-3 लेक्चर में चलेगा, और उसके पहले उसकी पूर्व पीठिका जो पूरी बताई है कि ऊर्जा के 7 विभाग कौन से, ये 10 जनवरी का आज लेक्चर हम लेने वाले, उसमें वो बताने वाले हैं बाबा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नहीं समझेगा तो आगे समझना वैसे ही ये कठिन है, मुश्किल है, तो आगे समझना और भी मुश्किल ना हो जाए। इसलिए मेरी दरख्वास्त है सभी से कि जहाँ तक संभव है आप कोई मिस नहीं होना मीटिंग में से, और जिसका रह गया वो लोग देख ले कैसा करते हैं, ये एक बात है। और अगर मेरा प्रेजेंटेशन का माइक गलती से ऑन हो जाता है तो मुझे कृपया कोई ध्यान में ला दे, तो ताकि वो रिकॉर्डिंग खराब नहीं हो जाए। हमें अभी रिकॉर्डिंग की तरफ से और भी थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहर जी ऐप है, मेरे ख्याल से हैदराबाद वाले का है, किसका है मुझे पता नहीं, शायद हैदराबाद वालों का है। वो तो फोन तो मुझे मेहराबाद से आया था, तो उसमें अभी हमारे जितने भी आज अभी तक हमने किताब पढ़े, उन्होंने रिकॉर्डिंग मांगा था, तो सब हमने यूट्यूब में डाला है। इक्का दुक्का मिसिंग है, वो भी उन्होंने बोला ये मिसिंग है, ये डालना है। जहाँ आवाज़ ठीक से नहीं आती है तो मुझे अब वहाँ से मैसेज आने लगे कि इसकी आवाज़ ठीक नहीं, आप इसको वापस करो, तो वापस करना एक और बात होती है, क्योंकि ये लाइव बाबा का चलता है, अपना कुछ नहीं है इसमें। तो वो सारे रिकॉर्डिंग उन्होंने अपलोड किए हैं, और जैसे जैसे अभी हम पढ़ते जाएंगे सारे रिकॉर्डिंग, मेहर जी ऐप किसी ने अगर खोल के नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ पर बाद में वो सारे रिकॉर्डिंग वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आज हम लेक्चर की शुरुआत में ये एक चित्र आपके सामने दिया है, आपको उम्मीद करती हूँ कि ठीक से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैर से लेकर के वहाँ तक उसको सर तक जाना है तो मुझे इतना ही आ जाता है उसमें, और बड़ा नहीं हो पाया वो। उम्मीद करती हूँ कि ये ऑडिबल है। इसको हम अभी शुरू करते हैं लेक्चर को, पढ़ना समझना उसमें से बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो पेज नंबर 288 में 288 में हम लोग हैं, और ये सैटरडे शनिचर का दिन था। क्रिप्ट केबिन में बाबा ने ये लेक्चर दिया 7 जनवरी 1928 को। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो पढ़ना शुरू करें। नाउ
before. Yes, sir. Jai Baba. Jai Baba. So today's lecture was given by Baba on Saturday, 7th January 1928, and we are reading this book, Creation and Causes, and we are at page number 288. So Baba continues here. Now, before we start in on the extended analogy that I have been promising you, first let us ascertain what the skies or asmans associated with the various planes correspond to in the human body. The first sky or asman corresponds to the hollow in the sole of our feet. Always remember that the station and the sky are in line. The first sky having its place underneath the ankle representing the first plane in the straight line down. I think we can take one by one. Thank you. Yes, yes, sir. Thank you, sir. तो हर भूमिका के साथ एक आसमान जुड़ा है और चौथी भूमिका तक इन आसमान के हिस्से होते हैं, जैसे कि पहली भूमिका में आसमान के 3 हिस्से हैं, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, चौथी से कोई हिस्सा नहीं है। तो ये आसमान मतलब क्या है, वो शरीर के कौन से अंगों से उनका हम कोरिलेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर बाबा ने बच्चों को बताया है। और जहाँ तक मेरा पढ़ना हुआ है और कहीं मैंने ये विषय बाबा के लिटरेचर में पढ़ा नहीं है, बाद में भी। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो बाबा लेक्चर में बच्चों को कह रहे हैं, अब इससे पहले कि हम उस विस्तारित सादृश्य पर शुरू करें जिसका मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, पहले यह जान ले, समझ ले कि विभिन्न स्तरों से जुड़े आसमान या आकाश मानव शरीर में किससे मेल खाते हैं। यदि कुछ ऑडिबल नहीं है, सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिए। अब यहाँ पर बाबा ने जो उल्लेख किया है कि 2 लेक्चर से बाबा बोल रहे हैं कि हम एक सुंदर सादृश्य देखेंगे, उसका थोड़ा सा जिक्र बाद में कहीं किसी लिटरेचर में आया है, एक महल करके, और कहीं नहीं है। तो ये एक बड़ा रहस्यपूर्ण चित्र है, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल हम लेक्चर की तरफ ध्यान देते हैं। द फर्स्ट स्काई और आसमान। तो पहला आसमान या आकाश, मतलब पहली भूमिका से जुड़ा जो आसमान है, जिसके 3 हिस्से ABC, ये हमने आसमान के लेक्चर में पढ़ा था। हमारे पैरों के तलों में खोखलेपन से मेल खाता है। हमेशा याद रखे कि स्टेशन माने भूमिका और आकाश या आसमान एक पंक्ति में है, एक लाइन में वो है। पहला आकाश एक सीधी रेखा में टखने के नीचे पहली भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है, अपनी जगह रखता है। अब ये कौन सा हिस्सा है, हमने पिछले बार देखा था। यहाँ आकृति में आप देख रहे हैं, लेफ्ट की जो आकृति है वो भूमिकाओं को बताती है। जैसे कि एंकल है, टखना है, ये मतलब पहली भूमिका। इसके सीधे नीची रेखा खींची जाए तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि जिसका बराबर शेप है, जिसका फ्लैट फुट है, उसको ये समझना मुश्किल है, लेकिन जिसका फ्लैट फुट नहीं है, तो आप जैसा देख रहे हैं दूसरी राइट तरफ की आकृति में जो ग्रे कलर की आकृति है, उसका एक लेफ्ट पैर ऊपर उठा हुआ दिखाया है उन्होंने खास इसके लिए। और वहां पर नीचे पैर में मतलब बिल्कुल एड़ी के पास में अंगूठे की दिशा में जो थोड़ा सा एक गड्ढा जैसा रहता है कि नहीं, गड्ढा जैसा खोखलापन जो रहता है, क्योंकि आकाश से खोखले है। महत्व किसका है, भूमिकाओं का महत्व है, स्टेशनों का महत्व है। हमको स्टेशन से स्टेशन यात्रा हमारी उद्दिष्ट ईश्वर साक्षात्कार की तरफ करना है, ना ही हमें ये जो अवकाश है आसमानों की, हमें भटकना ही नहीं तरफ, क्योंकि ये एक प्रलोभन है, उसकी तरफ नहीं भटकना है। तो यहाँ पर ये टखने के बिल्कुल नीचे जो खोखलापन है, गड्ढा है पैर का, वो पहले आसमान को दर्शाता है। अब हम देखते हैं दूसरा आसमान। जी सर। हाँ जी। The second sky or asman corresponds to the hollow immediately underneath the knee, once again exactly in the straight line. जी, इस बीच में थोड़ा मैं इसको और भी बड़ा करने की कोशिश करती, क्योंकि अभी हमारा ये हो गया है ना
टखना हो Yes, गया तो हम थोड़ा ऊपर आते हैं. आई होप नाउ इट इज क्वाइट क्लियर. very clear. ठीक है ना? जी जी, थैंक यू. तो थैंक यू बाबा. ये जो हम दूसरा जो आसमान है उसके बारे में बाबा बता रहे हैं. आप सब लोग देख रहे हैं आकृति में, यहाँ आकृति का ही काम है. जिनके पास जो भी लोग मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भी इतने दिन मोबाइल से ही करती थी, तो उनको मेरी दरख्वास्त है कि ये थोड़ा सा स्क्रीन पर 2 उंगली से रख के ऐसा करेंगे तो वो एनलार्ज हो जाएगा. तो एनलार्ज हो जाएगा तो आपको आकृति समझ में आ जाएगी. दूसरी भूमिका घुटने से मेल खाती है, हमने देखा था. अब घुटने के बिल्कुल सीधी रेखा में क्या आता है, घुटने के पीछे अंदरूनी जो हम देखते हैं, जहां हम बैठने से मुड़ जाता है, तो घुटने के बिल्कुल पीछे जो है, जो खोखलापन है या गड्ढे जैसा है, ये दूसरे आसमान को निर्देशित करता है. और हम देखेंगे तो सीधी रेखा में है घुटना और उसका आसमान. और दूसरे आसमान के 2 हिस्से हैं, स्वर्ग और नरक हमने देखा है. तो ये दूसरा आसमान घुटने के ठीक नीचे या पीछे बोलना चाहिए, घुटने के पीछे है कि नहीं, वो पीछे का हिस्सा है. नीचे बोलेंगे तो सीधी रेखा आएगी, पीछे बोलने से हॉरिजॉन्टल लाइन पीछे का तरफ से अंदरूनी हिस्सा है, उससे मेल खाता है. एक बार बिल्कुल एक सीधी रेखा में ये भी आता है. अब हम चलते हैं तीसरे आसमान की तरफ. The third sky or Asman follows. Always remember that the first 3 skies are far removed from their respective planes. Thus, the hollow in the sole of the foot is at a distance below the ankle and is the hollow associated with and with the knee. The same is true of the body juncture corresponding to the third plane and the associated hollow. All of these are in straight line with the plane above and the sky below, at a distance from each other. Keep in mind also that these are the exact positions that I have been giving to you. थैंक यू सर. तो यहाँ बाबा तीसरा आसमान के बारे में बता रहे हैं. उसके पहले हम जान ले कि तीसरी भूमिका कहाँ है. जो हमने देखा था हिप जॉइंट, कूल्हे की हड्डी, सारी हड्डी या भूमिका है, स्टेशन है. सारे जो गड्ढे जैसे पोर्शन शरीर में है वो है आसमान. एक पहली बात क्लियर हो जाए. अब सभी आसमान हमने जो पहली हमारी आकृति थी आसमान के लेक्चर में हमने देखी, उसको याद करो. सारे आसमान सारी भूमिका के साथ है, लगातार थोड़ी दूरी पर है तीसरी भूमिका तक. चौथी में एकदम कर्व लेके वो चौथी के पास में आ जाता है. तो यहाँ कूल्हे की हड्डी ये तीसरी भूमिका है. और कूल्हे की हड्डी के बिल्कुल पीछे नीचे, जहाँ हमारा कूल्हे का पोर्शन खत्म होता है और जहाँ वो थाई का पोर्शन शुरू होता है, एक किसी किसी में होगा, किसी में नहीं होगा. एक छोटा कर्व जैसा है वहां पर, हमारे शरीर में एक छोटा कर्व है, छोटा गड्ढा जैसा है. स्पेसिफिकली लेडीज में ये ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, तो समझने में ज्यादा आसानी हुई कि जहाँ हिप खत्म होके ऐसा पोर्शन होके फिर अपनी थाई शुरू हो जाती है. तो ये हिप खत्म होने के बिल्कुल इमीडिएटली जो गड्ढे जैसा पोर्शन है, ये तीसरा आसमान है. होप आपको समझ में आ रहा है. इसको एक्सप्लेन करने के पश्चात बाबा के शब्द पढ़ेंगे हिंदी में. तीसरा आसमान इसी प्रकार फॉलोज में इसका अनुसरण करता है. आगे आगे हम ऊपर जा रहे हैं. हमेशा याद रखें कि पहले 3 आसमान अपने अपने स्तर से, भूमिका से बहुत दूर है, साथ में नहीं है. ये हमने आसमान के लेक्चर में देखा था. इस प्रकार पैर के तलवे में खोखलापन टखने के नीचे कुछ दूरी पर होता है कि नहीं. जैसा कि इमीडिएटली पास में लग के नहीं है. जैसे आसमान ऊपर चले जाएंगे, भूमिका हम ऊपर ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे आसमान उसका भूमिका से दूरी कम होते जाएगी. तीसरे तक ये आसमान की दूरी भूमिका से बढ़ती जा रही, इस प्रकार बढ़ती हुई है और वो बाद में कम होते जाएगी. इस प्रकार पैर के तलवे में खोखलापन टखने के नीचे कुछ दूरी पर होता है. जैसा कि खोखलापन घुटने से और नीचे जुड़ा होता है, जैसा कि इमीडिएटली घुटने के पीछे है, वो पास में है. तीसरे तल और संबंधित खोखले के अनुरूप
शरीर के जंक्शन के बारे में भी यही सच है। ये सभी एक सीधी रेखा में है। ऊपर भूमि का और नीचे आकाश या आसमान एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। यह भी ध्यान रखें कि ये वही सटीक स्थितियां हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। ये बाबा के वर्डिंग है कि जब बाबा बोल रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये बिल्कुल सच है, ये ऐसा ही है, बाबा कह रहे हैं। जय बाबा। अब आगे चलते चौथा। The fourth sky or Asman is in a direct straight line with the armpit or the shoulder joint. The distance here is somewhat less than the previous cases. यस, आई वाज ट्राइंग टू थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाने का कोशिश कर रही थी। तो ठीक है, एक कि ठीक है, इसको और ऊपर चाहिए क्या ये प्रेजेंटेशन को? No, it's fine. No, it's इट fine. इज Yeah, फाइन। this is also fine ये now. स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, No, no, हो गया not this स्क्रॉल। one. हाँ हाँ, Bring it back. ठीक है ना? Yeah, yeah. Now it is fine. फाइन ना, ओके, थैंक यू। तो अब हम चौथे आसमान की तरफ चलते हैं। हमने ये देखा है पहले लेक्चर में, और आपको लेफ्ट की आकृति भी बताती है। हमारा कंधे की हड्डी, सारी भूमिकाएं हड्डियां है, सारे आसमान खोखले है। ये कंधे की हड्डी मतलब चौथी भूमिका है। और इसके कंधे के ठीक नीचे का पोर्शन जो एकदम लग के है, जो बगल हम कहते हैं, ये बगल खोखलापन है। यहाँ हड्डी नहीं है, ये खोखलापन मतलब चौथा आसमान है। यही बाबा ने यहाँ पर दिया है। चौथा आसमान या आकाश एक सीधी सीधी रेखा में है, जो कि बगल या कंधे का जोड़ है। यहाँ पिछले मामलों की तुलना में दूरी कुछ ज्यादा ही कम है। इमीडिएटली मतलब बिल्कुल सटके है, यहाँ कंधा के है और यहाँ बगल है, तो कुछ भी दूरी यहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं हम पांचवी भूमिका और पांचवा आसमान की तरफ। The fifth sky or Asman is even nearer still. That is, the hollow in the bones connected with the shoulder is in direct line with the bones of the throat. यस सर, थैंक यू। तो देखो, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको पिक्चर और क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल आसान है ये, क्योंकि अभी जैसा कंधा और बगल का आपको क्लियर हो गया, अब उसी तरह से आपको तीसरी, पहली, दूसरी भूमिका का भी क्लियर हो गया होगा अभी तक, मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि इमीडिएटली फर्स्ट रीडिंग में समझना कठिन है, ये मैं मानती हूँ। तो अभी हम लोग तो आपको समझाना है करके एक रीडिंग, दो रीडिंग करते हैं, तो ये हो जाता है। आपको समझ में नहीं आए तो पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं करना। तो चौथी भूमिका हमने पिछले बार देखा था, गले की घंटी बाबा ने कहा था, यहाँ पर एक हड्डी रहती है सबकी। तो ये मतलब चौथी भूमिका है जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से फिसल Sorry. जाने से। This is fifth. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये पांचवी भूमिका जो है, ये गले की घंटी है। और यहाँ पर आपकी यात्रा, ये चौथा तो कंधे का था, यहाँ फिसलने से सीधा उंगलियों से निकल जाता है, नीचे जमीन में मिट्टी में गिर जाता है, इसलिए पत्थर की भूमिका में, पत्थर योनि में चला जाता है। लेकिन ये पांचवी, थैंक यू सर, पांचवी भूमिका जो है, ये गले की हड्डी है और ये एकदम सेफ है। यहाँ से आपको फिसलने का कोई भी डर नहीं, क्योंकि यहाँ से दो कंधे हैं, नीचे शरीर है, सब कुछ आबाद है। यहाँ पे आध्यात्मिक पथ पर साधक की यात्रा बिल्कुल सेफ हो जाती है, ये भी ये दर्शाता है। और यही ये गले की जो घंटी है या हड्डी है, इसके बिल्कुल नीचे आप देखोगे तो यहाँ एक गड्ढा रहता है, बिल्कुल गले के नीचे। मतलब ये जो जॉइन है हमारे, जहाँ से गला शुरू हो गया है वहां, और ये कॉलर बोन के काफी ऊपर, एकदम गले की घंटी के नीचे, बिल्कुल ही नीचे है, लगकर है। यहाँ पर एक गड्ढा आप महसूस करेंगे, गड्ढे जैसा पोर्शन। तो ये पोर्शन जो होता है, ये पांचवी भूमिका का आसमान है। और ये जैसा कि अभी कंधे से बगल ये थोड़ी तो दूरी है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो बिल्कुल ही दूरी खत्म हो चुकी है। यहाँ गले की घंटी है और यहाँ गड्ढा है।
तो ये गड्ढा पांचवें आसमान से, मतलब पांचवी भूमिका से पांचवा आसमान बिल्कुल सटके है। यहाँ ये दूरी जो है आसमान और भूमिका के बीच की दूरी और भी कम होती है। ये आसमान और भूमिका और भी करीब आते हैं, यानी खोखला, कंधे से जुड़ी हड्डियां गले की हड्डियों के साथ सीधी रेखा में होती है, कि ये जो कॉलर बोन के साथ में ये सीधी रेखा में है, और ये गले की घंटी के साथ में भी ये गले की हड्डी आपको मतलब पांचवा आसमान बताती है। अब आगे चलते हैं छठवां आसमान। The sixth sky or Asman is extremely close to the plane, as are the corresponding body parts. The forehead, representing the sky, and the point between the eyebrows represents the plane. थैंक यू सर। तो छठा आसमान या भूमिका हमने देखा था। छठी भूमिका कहाँ पर है? तो तीसरी आंख मतलब छठी भूमिका, ये हमने पिछले बार देखा था। यहाँ भी आप चित्र में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ से कि सिक्स्थ प्लेन कौन सा है। तीसरी आंख जो है, दो आंखों के दो भुवों के बीच में जो है वो तीसरी आंख है। और जैसा हम देखते हैं कि छठी भूमिका में उसे सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है, जो कि तीसरी आंख का काम है, और वो सब कुछ देख सकता है, सभी स्थूल जगत, सभी भूमिकाओं को देख सकता है, ईश्वर को रूबरू देखता है, वो सब जगत देखता है, लेकिन सब में वो ईश्वर को देखता है। तो यही ये सुंदर उदाहरण है, सादृश्य है कि तीसरी आंख के साथ छठी भूमिका मेल खाती है। अब तीसरी आंख के साथ में लग के ये कौन सा खोखलापन है, आप विचार में पड़ गए होंगे कि यहाँ पर कोई तो गड्ढा नहीं है, तो यहाँ आसमान कहाँ है? तो किसी किसी का देखो, ये जो कपाल बोलते हैं ना हम, कपाल भाती बोलते हैं ना, कपाल, फोरहेड जिसे कहते हैं, किसी किसी का ये फोरहेड का हड्डी काफी आगे आया है, और यहाँ पर उसकी रेखाएं आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगी। किसी किसी का फ्लैट रहेगा, लेकिन किसी किसी में जहाँ ये ऊपर पोर्शन आता है, ये बिल्कुल भौं के बीच और ये ऊपर की हड्डी के बीच में जो है एक गड्ढे जैसा, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं हितेश अ, रावल भाई, आप बिल्कुल सही टटोल रहे थे, अभी हमारी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। तो ये फोरहेड मतलब कपाल का ऊपर का उठा हुआ हड्डी का हिस्सा, ये हमारी भौएं, और इनके बीच में एक थोड़ा सा हल्का खोखलापन है। ये भारी ज्यादा खोखला या भारी गड्ढा नहीं है। ये इसलिए क्योंकि छठी भूमिका का आसमान करीब करीब भूमिका जैसा ही है, ऐसा हमने वहां पढ़ा था, आपको याद होगा। तो बिल्कुल इसमें कोई अंतर नहीं। यहाँ ये तीसरी आंख और यहाँ पर ये गड्ढा है, जो कपाल या फोरहेड और भौं के बीच में हल्का सा एक रेखा रहती है, हॉरिजॉन्टल रेखा रहती है। तो इस रेखा का तीसरी आंख के बिल्कुल ऊपर का जो हिस्सा है, जहाँ काफी सारे लोग बिंदिया लगाते हैं महिलाएं, थोड़ा ऊपर अगर लगाए तो ये पोर्शन को छठवां आसमान कहा है। ये छठा आसमान भूमिका के बेहद करीब है, मन में उनमें कोई अंतर ही नहीं, एकदम सटकर है, लग के है, जैसे कि वो और ये भूमिका एक ही है, अलग नहीं है, इस प्रकार से वो है। जैसा कि शरीर के संबंधित अंग, माथा या कपाल या भाल प्रदेश जिसे हम कहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हुए आकाश है, ये जो है आसमान है। और भौं के बीच का बिंदु, भौं के बीच का बिंदु ऊपर का जहां पर गड्ढा जैसा है, ये भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। अब बाबा यहाँ कहते हैं अच्छा सर आप पढ़ लीजिए इंग्लिश में, रिमेम्बर। Yeah, shall I continue with the palace also? You are muted. सॉरी, ये पेज नंबर 289 में हम लोग हैं। तो आप वाटर तक पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एक लाइन का ही तो पैराग्राफ है। तीसरा Yeah. पैराग्राफ पिक्चर ऑफ पैलेस शुरू कर दीजिए, ये बिल्कुल। Okay. With rose water, I will. Yeah. Remember, all these points of the body are exactly as I have indicated here. All of this has been given in the way of introduction. Now we come to the analogy itself. Now picture a palace
It has a single door but no windows. It stands on 3 pillars. It has 7 walls, one of iron, another of zinc, a third of silver, a fourth of gold, and a fifth of stone, and a sixth of wood, and a seventh of pearls. In front of the palace extends a compound with 3 ponds, one filled with water, one with milk, and one with the rose water. So this gives a factual description of the palace and the surroundings. यस, थैंक यू सर। मैं 2 मिनट देना, इसको थोड़ा और एलेबोरेट कर रही हूँ। Yeah, it is fine. It is visible. ओके फाइन, सो चलते हैं लेक्चर की तरफ बिना डिस्टर्बेंस ज़्यादा किए। रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, सो बाबा कहते हैं याद रखें शरीर के ये सभी बिंदु बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने बताया है। ये सब इसमें कोई हमारा नहीं जो है सीमित बुद्धि है, इसको लड़ाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बाबा को पता है कौन क्या बहस करेगा, इसलिए बाबा कह रहे ये जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही है। ये सब इंट्रोडक्शन है, पूर्व पीठिका के तौर पर दिया गया है, इंट्रोडक्टरी है, ये डिटेल में नहीं है। अब हम सादृश्य पर ही आते हैं। अब यहाँ ये शरीर के किस अंग से किस ढांचा जो रहता है, स्केलेटन है ना, कंकाल जिसे कहते हैं शायद, तो उसके कौन से हड्डी से कौन सा भूमिका ये देखा, कौन से गड्ढे से कौन सा आसमान, ये एक जो अजनबी या वंडरफुल कोई भी कहे इसे टॉपिक था, यहाँ पर बाबा ने तुरंत खत्म किया इसको। और अब ये जो सादृश्य के बारे में बाबा महत्वपूर्ण सादृश्य है कि इस सादृश्य के माध्यम से जो भी वेदांत में कहा है, बलराज देशपांडे भाऊ है क्या इसमें, तो वेदांत में क्योंकि उनका अभ्यास है वेदांत का, तो वेदांत में जो कुछ कहा है बाबा कहते हैं इस आकृति में पूरा आ गया है। तो ये सादृश्य की तरफ चलते हैं। अब हम सादृश्य पर आते हैं। एक महल का चित्र नजर के सामने लाओ। अब आप ये आकृति में राइट हैंड साइड में ऊपर में एकदम टॉप में कोने में देखोगे एक महल जैसा है, ठीक है ना, छोटा सा महल दिख रहा है। अब ये महल कैसा है, इसका कोई दरवाजा, एक दरवाजा है, केवल एक ही दरवाजा है, इसमें से केवल अंदर जाना है, बाहर आना नहीं। एंट्री के लिए एक दरवाजा है, लेकिन खिड़कियां नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अंदर ही अंदर देखना है, आप ही केवल है, मतलब ईश्वर ही केवल है। यह मैं मेरी सीमित बुद्धि से जो भी समझता है वो मैं कह रही हूँ। ओके, पहले मेरे ख्याल से जो सर ने पढ़ा है, बाबा ने दिया, इसको मैं कहती हूँ, फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। कहीं नहीं तो ऐसा नहीं होए कि ये बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं समझे, इसलिए आपके सामने किताब का पन्ना है तो अच्छा होगा। पहले मैं इसे पढ़ लेती हूँ कि एक दरवाजा है लेकिन खिड़कियां नहीं है। यह 3 स्तंभों पर के ऊपर खड़ा है, इसकी 7 दीवारें हैं। आप अब तक मेरे ख्याल से आप लोगों में से काफी लोगों को ये बाबा फैमिली में समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा। एक लोहे की, दूसरी जस्ते की, तीसरी चांदी की, चौथी सोने की, 5वीं पत्थर की, 6ठी लकड़ी की और 7वीं दीवार मोतियों की। महल के सामने एक परिसर फैला हुआ है जिसमें 3 तालाब है, एक पानी से भरा हुआ, एक दूध से भरा हुआ और एक गुलाब जल से भरा हुआ है। हम अब यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं और यहाँ तक कि हम थोड़ा सा सोच विचार विमर्श करते हैं। आइए हम सब मिलके इसके बारे में सोचें। बाबा ने इतना ही दिया है, इसका अर्थ बाबा ने बताया नहीं। अब जो हम लोग यहाँ मीटिंग में है, गांगड़े सर है और भी लोग हैं, कठाड़े काका होंगे, देशपांडे भाऊ होंगे, हम सब मिलके इसको समझ ले। ये महल यहाँ पर है, इसके अंदर जाने का एक दरवाजा है, इसमें खिड़कियां नहीं है, ये 3 पैरों पर खड़ा है और इसको जाने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। अब शायद वो आगे क्या पैराग्राफ में आएगा। और इसके इस महल के 7
दीवार है। वो दीवारें भी कैसी हैं, यदि हम ध्यान से इसको देखें तो लोहे से ये दीवारें शुरू होती है और मोतियों तक खत्म होती है। पहली दीवार है लोहे की, दूसरी है जस्ते की, तीसरी चांदी की, चौथी सोने की, पांचवी पत्थर की, छठी लकड़ी की और सातवीं दीवार मोतियों की है। इस प्रकार ये महल का वर्णन बाबा ने किया है। अब आगे हम पहले पूरा सादृश्य पढ़ते हैं मेरे ख्याल से, और इसके बाद में हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो अब हम जाएंगे पेज नंबर सीधे 291 में। फिलहाल हम की टू फिगर 38 नहीं पढ़ेंगे और हम सीधा बाबा का लेक्चर यहाँ पढ़ते हैं, मूविंग आउट फ्रॉम द कंपाउंड। अब पहले इस सादृश्य को हम समझते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जय बाबा। Now, moving out from the compound, there runs a lane. 7 tigers guard this lane. At the far end of the lane, there blooms a garden full of sweet-smelling flowers. Surrounding each bunch of flowers is a mandap. Within each bunch of flowers is a snake. When you emerge from the garden, there opens before you a desert. You can move down this figure. After crossing the desert, you arrive at a river. On the far side of the river arises a great city. And with this, our analogy is finished. You can show the full, yeah, you are muted. You can show the full figure. ओके, तो थोड़ी सी Yes. छोटी सी आएगी, लेकिन आपको पूरा एक अंदाजा आ जाएगा कि ये Yeah. चित्र क्या है। थोड़ा सिटी का पोर्शन कट कर लिया आपको और भी अच्छा दिखने के लिए। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा ये लेक्चर इसके ऊपर है, इसलिए ध्यान देके इस आकृति को कैसा भी आप देख लीजिए। नहीं दिखाई देता है तो बता दीजिए, दूसरा कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। It is clear. तो यहाँ हम रुके थे कि महल का चित्र देखा था। अब महल से मूविंग आउट ऑफ द महल, तो महल से परिसर से बाहर निकलकर, मतलब ये राइट हैंड में कोने में आप जो छोटा महल दिख रहा है, इसके 3 स्टैंड जैसे पहिए हैं और सीढ़ियां है, इसमें हम बाहर निकल के नीचे आते हैं तो एक गली चलती है। अब यहाँ थोड़ा सा, चूंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं, ये फॉरेनर एडिटर है तो इनको ठीक से नहीं जमा, पर हम हमारी नजर के सामने देखेंगे कि महल के सामने एक गली है। गली का चित्र आंखों के सामने खड़ा करो, यहाँ उन्होंने साइड में दिखाया है। अब एक गली के सामने प्रवेश द्वार पर 7 बाघ, टाइगर, 7 बाघ इस गली की रखवाली करते हैं। ठीक है, 7 tigers are guarding this lane. 7 बाघ गली की रखवाली करते हैं। गली के आखिरी छोर पर, गली के अंत में, शुरू में नहीं, वो रखवाली कर रहे हैं। उसके पश्चात वो जो कुछ आपको मिलने वाला है वो गली के अंत में आखिरी छोर पर सुगंधित फूलों से भरा एक बगीचा खिलता है। गार्डन है जो फूलों से भरा है, सुगंधित फूल है। वो फूल भी कैसे? फूलों के प्रत्येक गुच्छे के चारों ओर एक मंडप है, जो आप यदि आकृति में यहाँ देखेंगे, और आपको और समझने के लिए, आकृति और समझने के लिए एक बार मैं इसको वापस थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पर आप ये एरो देख रहे हैं, आप पहले इसको देख लीजिए। ये जो मिडल में दिख रहा है ना, इसको आप देख लीजिए। ये पूरी आकृति का वर्णन इसमें भी आ जाता है। यहाँ पर शीर्ष में महल है, ये 3 जो है ये गुलाब जल दूध का, ये जो है 3 तालाब दिखाई दे रहे हैं। ये गली है बिल्कुल सामने,
ये गली में ये छोटे छोटे जैसा दिख रहा है, आपको लगता होगा कि ये क्या कीड़ा है, तो इसके जैसे ये टाइगर है, ये जो गली की रखवाली कर रहे, ये गली के अंत में, कैन यू सी द एरो? आई एम शोइंग विद द एरो नाउ, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द एरो। तो ये गली के अंत में आप देखोगे ये गोल जैसा है, इसमें ये गार्डन है। ये गार्डन Yes. में राइट में आप, ओके थैंक यू सर, तो राइट में आप यदि देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये फूलों का गुच्छा है, सुंदर फूल है, सुगंधित है। हर गुच्छे में एक सांप है ना, या नाग हम कह सकते हैं, या जो भी है कोबरा कह सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे आएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि ये हर एक जो गुच्छा है, इसके अगल बगल में एक कंपाउंड जैसा बोलो, एक मंडप कहाँ है यहाँ पर। अभी शादी ब्याह में हम लोग तो टेंट या मंडप भली भांति समझते हैं कि, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि इट इज सराउंडेड, तो ये कंपाउंड जैसा भी हो सकता है, पर मंडप शब्द कहा है यहाँ पर बाबा ने। तो यहाँ जो आप ये छोटे छोटे स्क्वायर जैसा देख रहे हैं ना, काफी सारे, ये मंडप है। ये मंडप किसके ऊपर है कि वो जो हर एक फूलों फूल। का गुच्छा जो है, इसके अगल पूरे उसको उसको उसके सराउंडिंग में, उसके भोवताल में एक मंडप है। तो इस आकृति को यहाँ से इस तरह से देखने से, यहाँ बीच का पोर्शन आप देखोगे तो थोड़ा ये हम उसको नैरेशन कह सकते हैं, एक पूरे चित्र या सादृश्य का ये बीच का सेंटर नैरेशन जैसा है। अब इसकी बारकाई या तफसील डिटेल्स उसने साइड में दिया है, जैसा कि ये महल है, महल का तफसील यहाँ राइट कॉर्नर में दिया है। ये जो गली में बाग दिख रहे छोटे छोटे, यहाँ पर ये बाग यहाँ दिखाए हैं बड़े। अब ये जो गार्डन दिखाया है, इसके फूलों का गुच्छा और सांप यहाँ दिखाया है। अब और थोड़ा हम नीचे चलते हैं आकृति को लेकर के, हाँ थोड़ा सा अब बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अब हम बाबा ने जो दिया है उसको पढ़ते हैं कि ये गली के आखिरी छोर पर सुगंधित फूलों से भरा एक बगीचा खिलता है। फूलों के प्रत्येक गुच्छे के चारों ओर एक मंडप है। अब मंडप कैसा रहता है, यूजुअली ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ मंडप चारों ओर दिया है, वो चारों ओर भी मंडप हो सकता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अब जैसा हम बंबई में देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहती है, हाई राइज। अब यहाँ कुछ पार्टी किसी को करना है, छोटा सा फंक्शन, फैमिली फंक्शन करना है, कुछ रिसेप्शन देना है या नामकरण है, तो ये लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में ग्राउंड में क्या है, पार्किंग रहता है। फिर उस दिन वो लोग पार्किंग खाली कराते, गाड़ी खाली कराते हैं, और वही जगह पर अगल बगल में बाजू दीवारों को लग के एक मंडप जैसा बनाते हैं। तो बीच में वो आ गया, तो इस तरह का मंडप आपका नजर के सामने आया। ये मंडप को क्या है, ये फूलों को सुरक्षित किया है, मंडप के अंदर ये फूल है, इतना हम समझ लें। फूलों के प्रत्येक गुच्छे के भीतर एक सांप है। ये सांप वो फूलों की रखवाली कर रहा है या जो भी है। जब आप बगीचे से बाहर निकलते हैं, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से जब आप बाहर निकलते तो आप क्या देखते हैं, ये सारा रेगिस्तान देख रहे हैं, है ना। रेगिस्तान, तो आपके सामने एक रेगिस्तान खुल जाता है। रेगिस्तान पार करने के बाद यहाँ ये रही नदी। आप एक नदी पर पहुंचते हैं। आप जैसे गार्डन से बाहर आएंगे, महल से बाहर आए तो 3 तालाब दिखाई दे, वहां से बाहर आए तो गली के एंट्रेंस में बाग उसकी रखवाली कर रहे हैं, गली के अंत में बगीचा है, बगीचा में हर फूल का एक गुच्छा है जो सुगंधित है, इसके अंदर एक एक सांप है, और इस फूलों के गुच्छे को मंडप से घिरा है। इस गार्डन से हम बाहर आते तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान से आगे हम निकलते तो क्या है, रेगिस्तान पार करने के बाद हम एक नदी पर पहुंचते हैं। नदी के दूर किनारे पर एक महान शहर उगता है। अब यहाँ नीचे आप देखो तो मैंने ये शहर को थोड़ा सा हिस्सा काट लिया है, खाली आप समझ ले इसको। ये सिटी लिखा है देखो, और ये जो गोल दिख रहा है एकदम नीचे आकृति में, ऐसा ये सारा शहर है। यहाँ छोटी छोटी बिल्डिंग्स है, आकृति किताब में देखने से ये बिल्डिंग पता चलती है। तो नदी पार करने के बाद ये शहर आता है।
और इसके साथ ही हमारी सादृश्यता समाप्त हो गई। बाबा कहते इसके साथ हमारी ये आकृति की सादृश्यता समाप्त हो गई। अब हम उसको उल्टा चलते हैं, ठीक है। अब जो मेरी सीमित बुद्धि में आ रहा है वो मैं कहने का प्रयास करती हूँ। ये शहर है, मतलब ये भौतिकता है, ये हमारा भ्रममय जगत है। इसको छोड़ के हमें टर्निंग द माइंड करके इस हम जाते हैं तो नदी है। मतलब क्या है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने के पास में वो आध्यात्मिक पथ इतना आसान नहीं है, लुभावना नहीं है, इजी नहीं है, वो कई खतरों से भरा है। और इट इज ए बम्पी रोड, बाबा के शब्द में, भाषा में। तो हमें पहले तो अपने आप को इस माया नगरी से दूर करना पड़ेगा। हम टर्निंग माइंड करके आएंगे तो हमें ये धैर्य रखना पड़ेगा, धारिष्ट रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये ऐरे गैरे का काम नहीं है कि सब दुनिया को छोड़ के, सिर्फ मुसीबतों को झेल के, इस मायावी नगरी को छोड़ के ईश्वर को पाने के लिए जाना है तो धैर्य का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये नदी पार करनी पड़ेगी। और फिर आप तब भी आओगे तो रेगिस्तान में आओगे। यहाँ भी आप भूख प्यास आपको आपकी मिटानी पड़ेगी। आपकी जो लोअर डिजायर्स है, वासनाएं हैं, इनको भूलना पड़ेगा। क्योंकि रेगिस्तान में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो एट वन पॉइंट हो सकता है ये जर्नी आपको रूखी सूखी लगे, है कि नहीं। आध्यात्मिक प्रवास जो है, हो सकता है आपको उसमें मजा नहीं आए, रूखा सापन उसमें आने लगे। ये कब होता है? स्पेसिफिकली जब आप निराकार की पूजा कर रहे हैं, है ना। सगुण साकार की पूजा मजेदार हो सकती है। इसलिए तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं? ट्राई टू सी मी एज आई एम नॉट दिस बॉडी। हमें इतना मुश्किल होता है उनका ये सुंदर लुहाना रूप छोड़ के हम उनके कैसे है वो क्यों देखें। हम तो इसी रूप पर लुप्त है। परंतु जैसे मुस्लिम समुदाय में है, वो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। तो निर्गुण निराकार की उपासना ये रेगिस्तान जैसी सूखी हो सकती है, नॉन इंटरेस्टिंग हो सकती है। परंतु और यहाँ पर आपकी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को आपको छोड़कर, त्याग कर, आपकी सब ऐशो आराम को छोड़कर, त्याग कर आप आगे बढ़ोगे, तब आपको ये बगीचा नजर आएगा, हरियाली नजर आएगी जो आह्लाददायक है, मन लुभावन है। इसमें सुगंध आएगा, कई सारे फूल है और उसमें से सुगंध आएगी। अब ये फूल का गुच्छा मंडप से घिरा है। मतलब क्या है कि उसे हम आसमान कह सकते हैं, या तो इसे हम ये कह सकते हैं जैसे आप आध्यात्मिक पथ पर यहाँ इतनी दूर तक आ गए, आप अपनी सिटी को छोड़ के, मतलब आपकी भौतिकता को छोड़कर आप इतनी दूर तक आ गए, तो आपको अभी ईश्वर ने थोड़ा कुछ देना शुरू किया। पर वो थोड़ा ही रहता है, वो सब कुछ नहीं रहता है। उसको हम सब कुछ मानने की गलती नहीं करें। यही खतरा होता है भूमिकाओं में। जैसे कि पहली भूमिका में जाने के पश्चात आसमान जैसा दिखाई देता है, तारे नजर आते हैं, सुंदर प्रकाश दिखता है, नाद सुनाई देता है, सुगंध सूंघने मिलती है, पर वो ओकेजनल होता है। पर इसको इसीलिए उसमें नाग दिखाया है। मतलब क्या कि ये जो आप प्राप्ति करोगे यहाँ पर, उसमें आपको फंसना नहीं है, इसमें आपको जाना नहीं। आप जाओगे तो नाग डस जाएगा, सांप डस जाएगा। सांप डसने से क्या होता है हमें पता है। तो ये जो प्रलोभन है, आसमानों के प्रलोभन है, इस मार्ग में जो प्रलोभन है, हर एक, जैसे आप आगे आगे आध्यात्मिक पथ पर चढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो आपको कई सारी सिद्धियां, शक्तियां, आनंद, शक्ति ये मिलता जाएगा। आप दूसरे के मन की बात जानेंगे, दूर की चीजें देख पाएंगे। लेकिन इन सब में हमें फंसना नहीं है। इसमें ये प्रलोभन है, ये दिखाने के लिए वहां सांप है, वो सांप डस जाएगा। मतलब आपको ये फूलों की गुच्छों की तरफ, उसकी सुगंध की तरफ जाना नहीं। आप सुगंध महक के आगे जाओ। अब आप गली में जाओगे तो ये 7 बाघ है, टाइगर है। अब ये 7 बाघ और ये 7 दीवारें,
ये क्या चीज है, कोई मुझे बताए। विठल काजे भाऊ, जय बाबा। मैंने पहले बोला कि हम लोग मिल के समझेंगे। बलराज देशपांडे भाऊ, ये जो 7 टाइगर इसकी रखवाली कर रहे हैं। हेलो, जय बाबा। जय बाबा। हाँ, जैसे हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं या तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये जो भाग है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एक अड़थड़ा हो सकता है। ठीक ठीक, थैंक यू। मतलब षड्रिपु बोल सकते हैं। हाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम इन पे अभी काबू पाए। काबू पर है और ये ये भी आगे हो बढ़ने सकता के लिए है, हमें हमें या रोकते हैं। हाँ, ये तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं यहाँ, आप और हम मिलके। थैंक यू काजे भाऊ। यहाँ अभी हम खात्री से ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये षड्रिपु है कि ये सप्तभूमिका है। अब हम यदि उसको सप्तभूमिका समझते हैं तो आगे बाबा ने ये 7 सीढ़ी दी है महल की तरफ जाने वाले, और महल के 7 दरवाजे भी दिए, 7 दीवारें भी दी है, महल की 7 दीवारें भी दी है। तो यदि हम इसको 7 भूमिका समझते हैं तो फिर वो 7 दीवारें क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। और यदि हम इसको 7 भूमिका समझते हैं तो हम ये सप्त भूमिकाओं को पार करेंगे। अब यहाँ पर जो बाबा ने दिया है, एक बार मैं खुद यहाँ पढ़ लूं ये तालाब के बारे में। हाँ, ये अगले पेज पे, इन फ्रंट ऑफ द पैलेस एक्सटेंड्स अ कंपाउंड विथ 3 पॉन्ड्स। अब जब हम ये यदि हम समझते हैं कि षड्रिपु को काबू पाके या सप्त भूमिका पार करेंगे तो हमें 3 तालाब दिखाई देंगे। हम प्रवास, अभी बाबा ने समझाया है ऊपर से, हम प्रवास हमारा सिटी से शुरू करेंगे तब ये चित्र हमें समझ में थोड़ी आ जाएगा। अब हम सप्त भूमिका पार करेंगे या षड्रिपु को काबू पाके हम जाएंगे तो 3 तालाब हमें दिखाई देते हैं। और ये तालाब कैसे है, वो जो महल है उसके सामने ये 3 तालाब है। अब क्या है, एक में पानी है, एक में दूध है और एक में गुलाब जल है। मतलब इसको या तो हम यूं कह सकते हैं कि त्रिगुण जो है, ईश्वर के त्रिगुण जो है, वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है कि नहीं। तो ये 3 तालाब इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो त्रिगुण है ईश्वर के, जो जैसे हम सप्त भूमिका पार करते हैं, बराबर ना, ऐसा समझ लीजिए ये 7 बाग मतलब सप्त भूमिका है। तो षड्रिपु है, षड्रिपु को काबू करके सप्त भूमिका हमने पार की, 7वीं भूमिका हम पार करते तो हमें क्या मिलता है, ईश्वर के तीनों गुणों का आनंद हम ले सकते हैं। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद, ये त्रिगुण वहां हम इसको कह सकते हैं। वहां में इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं। जो ईश्वर की त्रिगुण प्रकृति है, जो कर्ता, हर्ता, धर्ता, निर्माता, पोषण करता और संहारक। पर यहाँ इसको हम इसलिए नहीं पिक्चर में ला रहे हैं कि उसके संहारक ऐसा कोई तत्व इन तालाबों में दिया नहीं है। पानी मतलब जल, दूध और रोज वाटर ऑल कूलिंग है। तो इसलिए हम इसको त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, 3 गुण जो है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद, ये है हम समझेंगे। इसका अनुभव करने के पश्चात, थैंक यू काजेबो, इसका अनुभव करने के पश्चात ये हो गई 7वीं भूमिका। अब इसका अनुभव पार करने के बाद वो अभी वो आनंद में है, मतलब उसको दैवी चेतना मिल गई। लेकिन यदि इस संसार में उसके लिए कुछ ड्यूटीज है, कर्तव्य, उस संसार में उसको कुछ निभाना है, तो उसको अपने शरीर का और इस सृष्टि का भान लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो
3 खंबे वाला महल है, अब इसको हम निर्माता, पोषण करता और पालन संहारक ये समझ सकते हैं इन 3 पहियों को। इन 3 पहियों पर ये महल खड़ा है और ये महल के अंदर एक राजा बैठा है। वो राजा मतलब कुतुब। अब कुतुब होने के लिए आप क्या है, ईश्वर में समा गए हैं, तो आपको बाहर का दृष्टि या पिक्चर देखने का जरूरत नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। तो यहाँ आप दुनिया का कोई नहीं है, आप दुनिया से होकर भी दुनिया के नहीं है, इसलिए यहाँ खिड़कियां नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। इसका कोई और भी अर्थ हो सकता है। गांगड़े सर यदि हमारे बीच में है तो मैं उनको भी बताऊंगी कि बाद में वो भी थोड़ा सा, यस थैंक यू सर, तो आप भी इसके ऊपर करें। अब ये 7 सीढ़ी है, तो ये भी सप्त भूमिका हो सकती है महल में जाने की। और ये महल में गया मतलब कुतुब बन गया, सदगुरु बन गया। अब सदगुरु बनने के पश्चात इसके अगल बगल में 7 दीवारें हैं। अब ये 7 दीवारें अलग अलग धातु की है, लोहे से लेके पत्थर तक की है। मतलब सदगुरु को इन सबके बीच में रहकर कार्य करना, उसमें पापी भी होंगे, पुण्यवान भी होंगे, ये भी अर्थ निकल सकता है। या जैसा हम देखते हैं 7 आसमान है, 7 ऊर्जाएं हैं, 7 भूमिकाएं हैं, 7 उत्क्रांति है कि नहीं? 7 उत्क्रांति का भी चक्कर यहाँ पर है। तो इसको दीवारों को हम क्या समझे, तो अगर सदगुरु के बगल में 7 दीवारें हैं, तो मेरी समझ में तो यही ऐसा आ रहा है कि इस संसार में हर प्रकार के लोगों में रहकर सबके लिए उनको आध्यात्मिक पुश देने का उसको कार्य करना है। वही केवल दरवाजा है, खिड़की नहीं, मतलब उसके ईश्वरीय आनंद में डूबकर उसको ये संसार के प्रति काम करना है, वो भी आनंद उसको आएगा। और ये 3 पहिए पर ये महल खड़ा है, मतलब ये जो सारा डोलारा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कार्य है, ईश्वर का त्रिगुण प्रकृति वो भी है। तो ये त्रिगुण प्रकृति पर ये सब खड़ा है महल, ये भी कह सकते हैं। तो मेरा सीमित बुद्धि से जो कुछ आया मन में, ये मैंने कहा है। अब और भी जानकार मीटिंग में है, हम उनकी भी थोड़ी सी राय लेते हैं, फिर आगे और एक दिलचस्प टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं गांगड़े सर को रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा आपको क्या, आपका भी गॉड स्पीक्स की अच्छी पढ़ाई है, नेहा शरद हमारे बीच में है, तो मैं उनको भी कहूंगी वो भी बोले। और इसके अलावा भी जो पटक से नाम मुख पे आए वो बोले, हाँ प्लीज डोंट माइंड अदर्स। अगर आप में से हमारी श्वेता अंबरी का भी अभी अंडरस्टैंडिंग इतना मजबूत हो गया था, बहुत बच्ची अच्छा पिकअप करती है, ग्रास्पिंग उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा कि पिछली मीटिंग में एक बार तय हुआ, मतलब डिस्कस हो गया था, उसी में टॉपिक निकाला था, थोड़ा सा अब उसका ध्यान हट गया है, वो नहीं होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। तो मैं गांगड़े सर को रिक्वेस्ट करती हूँ, जरा आप बोलिए, इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। जय बाबा। देखो ये केवल अनुमान है, आखिर में बाबा बाबा है, हमारी बुद्धि सीमित है। जय मेहर बाबा, बताइए। आपने एकदम जो बताया काफी एकदम सही है, क्योंकि बाबा ने इसका डिस्क्लोज नहीं किया है, तो सब जो है अपने सीमित बुद्धि से ही हम उसका थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तो पहले जो बाबा ने सिटी बताई, तो मेरे ख्याल से हम इट इज ओनली ग्रॉस कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। उसके बाद में जो वो आगे क्रॉस करके जाता है, रिवर जो आपने बताई है, करेक्ट, ऑन द डिफरेंट प्लेन्स। और जो टाइगर्स बताए हैं, तो ये बिल्कुल लस्ट, एंगर, ग्रीड, सेल्फिशनेस, हेट्रेड, ईगो, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मुझे भी लगता है। और ये जो आपने बताया 3 जो तालाब है, ये इन्फिनिट नॉलेज, ब्लिस, ये भी मुझे लगता है कि इट रिजेंबल्स द सेम थिंग। और जो बाद में जो 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में जो बताया, शायद मुझे जो लगता है कि जो चारों तरफ से बाबा ने जो महल में बताया कि वो उसको 3 जो ये है नीचे पैर दिए हुए, तो अवतार इज कॉन्शियस ऑफ क्रिएशन, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ,
एंड ही हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स सृष्टि क्रिएशन। तो ये भी तीन मुझे लगता है कि हो सकते हैं कि बीइंग अवतार एंड सदगुरु जो है वो भी कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ एंड कॉन्शियस ऑफ क्रिएशन एंड ही हैज आल्सो ड्यूटी टुवर्ड्स क्रिएशन। ये भी हो सकता है व्हाट आई फील। और बाकी जो है ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में जो आखिरी का जो लास्ट डिस्क्रिप्शन है उससे थोड़ा रिजेम्बल करता है, ऐसा मुझे लगता है कि लास्ट जो पार्ट है महल के बारे में जो बताया है। क्योंकि वो तो स्टोन्स और जो गोल्ड है ये तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इट इज ऑल सेम फॉर हिम। तो यानी वो सभी स्तर पे काम करते हैं, बीइंग गुरु रहे या अवतार रहे, फ्रॉम ग्रॉस लेवल टू पूरा सेल्फ कॉन्शियस तक। तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और आपने जो बताया उससे मैं सहमत हूँ और इससे ज्यादा मुझे भी कोई मालूम नहीं। फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग दिस थिंग्स। जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा। ओके, थैंक यू सर। ये भी एक नजरिया है और सही है सर जो बोल रहे हैं, वही कि वो सृष्टि के लिए कार्य करता है, तीन पहिया मतलब करता हरता धरता अगर वो करे। और 7 जो दीवारें बताई तो 7 स्टेट्स वो इसको कहकर हो सकता है पाषाण योनि से, लेकिन फिर उत्क्रांति का चक्र वहां महल में नहीं आना चाहिए, वो तो सिटी में आ गया, ये है, ऐसा मुझे लगता है। पर ये भी है कि वही एक ईश्वर की ये 10 स्थितियां है, ये भी बतलाता होगा, क्वाइट पॉसिबल, कांट से एनी अदर ओपिनियन। जय बाबा। अब मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन ज्वाइन है ताकि मैं नाम ले पाऊँ, बट बिफोर प्लीज डोंट वेट फॉर मी टू कॉल योर नेम। किसी की इच्छा है तो प्लीज अपना माइक खोल दीजिए और बोलिए कि इसमें आप कोई प्रकाश डालना, क्योंकि दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन। क्योंकि एक सही हो सकता है, 100% सही हो भी नहीं सकता है। और बलराज देशपांडे भाऊ, जय बाबा। आप थोड़े सा बाद में जुड़े हैं, पर ये वेदांता भी इसको बताता है, तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर बात करें। काफी दिन हो गए। नथिंग क्लियर नहीं है। हाँ, हाँ। नथिंग क्लियर। कुछ भी कुछ भी क्लियर नहीं है मेरे को, उसके बारे में कुछ भी अनुमान नहीं है, कुछ भी मेरे पढ़ने में नहीं आया, सुनने भी में नहीं आया। आगे बाबा की मर्जी होंगे तो वो दिखाई देगा। ओके, ओके, ठीक। काजे भाऊ बोलिए। जय बाबा। हाँ जय बाबा। इसके पहले मैंने ये पढ़ा है और आपने जो अनुमान लगाए मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है कि इससे तो कुछ ज्यादा डिस्कस या तो कोई अलग से अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। और आपने जो इतने मैं बोलता कि आपने जो इसके ऊपर जो कि विचार किया है तो ये 100% नहीं बोल सकते क्योंकि ये बाबा ने अपने को दी हुई एक थीम है, उसमें बाबा ने कुछ क्लियर नहीं किया। लेकिन 99% मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो इसके ऊपर अनुमान लगाए ये हुए तक के सही है। ओके काजे भाऊ, थैंक यू। मैं अभी गोयल सर, डॉक्टर गोयल को पूछती हूँ। देखो मैंने भी कोई ज़्यादा आजकल क्या बताऊँ, बापरे इतना बिजी कर दिया है बाबा ने और एनर्जी बहुत कम है, तो सोचा नहीं, विचार किया नहीं। खाली इसका ट्रांसलेशन के टाइम मुझे थोड़ा समय देना पड़ता है, उस समय मेरे मन में जो आया वही मैं कह दिया, मैं नहीं समय वापस अलग दे पाई फ्रैंकली। पर मैं सर से पूछना चाहूँगी कि क्या उनका ओपिनियन है, ये सही लग रहा है आपको? वेदर जो आपका फर्स्ट रीडिंग का अनुभव और इसके पश्चात का मतलब आपका जो भी है ओपिनियन, हम फ्रैंकली बिकॉज यू आर ए साइंटिस्ट, मतलब आप शास्त्र वाले हैं, तो नहीं आपसे हम सुनना चाहेंगे। जय बाबा। नहीं, आपका एनालिसिस, आपका जो विचार है, बिल्कुल सहमत हूँ मैं उससे। और अच्छे से, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। मैं भी इसी सहमति पे हूँ कि बाबा ने शायद यही 7 भूमिका या 7 प्लेन को ऐसे दर्शाया, लेकिन हमारी समझ में पूरी तरह से मुश्किल है समझना हमें। तो जो पहला प्लेन है जैसे सिटी है शायद, और रिवर जो है सेकंड प्लेन है। मैं ऐसे गिन रहा हूँ तो 7 प्लेन ही निकल के आ रहे हैं इसमें। तो डेजर्ट जो है तीसरा प्लेन है,
और फिर जो चौथा प्लेन है वो गार्डन का है। तो इसमें इसमें एक सिमिली ऐसे आती है कि जैसे बाबा ने भी बताया कि चौथी जो भूमिका है वो बहुत ही खतरनाक है। वो जो दहलीज है, दरवाजे की चौखट है जहाँ से फिसल सकता है इंसान, तो वो फिसल के नीचे गिरता है, इसलिए वो सांप दिखा है। तो एक भ्रम होता है कि फूलों का गुलदस्ता है लेकिन उसके अंदर एक सांप भी है, तो वो चौथी भूमिका के शायद दिखा है साथ में। और उसके बाद फिर आसान रास्ता है आगे जो लेन है, पांचवी पांचवी भूमिका है। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं फिर ये छठी भूमिका हो जाता है। और जो पैलेस है उसके अंदर पहुंच के फिर वो कुतुब या बिल्कुल सदगुरु की अवस्था में पहुंचती है आत्मा। ये मेरे ख्याल से यही 7 भूमिका के लिए है। और जो 7 जो अलग एलिमेंट्स हैं, दीवारें, वो जैसे एक स्पीकर ने भी बोला है कि हम कुतुब को उससे कोई मतलब नहीं है 7 एलिमेंट से, लेकिन वो ब्रह्म स्टेट भी है क्योंकि अगली सृष्टि की रचना वहीं से शुरू होगी शायद 7 एलिमेंट से, तो वो उसी के बस में है। और वो जो पैलेस 3 पिलर पे खड़ा है क्योंकि वो जैसे बताया कि क्रिएटर है, तो वो 3 पही है, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और वो जो विष्णु जो पालने वाला है, तो 3 पिलर पे वो कुतुब खड़े हैं। तो ये मेरी समझ में आया। जैसे 7 जो 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 बाघ हैं उनका वही है कि 7 जो हमारी जो इनसे हमको दूर रहना है, आत्मा को और हमारी चेतना को, जो हमारे लस्ट है, जो गुस्सा है, क्रोध है, इन चीज़ों से दूर रहते हुए हमको ये आत्मा को ट्रैवल करना है 7वीं भूमिका तक। तो ये मेरी समझ में आया जस्ट फर्स्ट लुक में। मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, कल रात से ही पढ़ा था इसको बस। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, थैंक यू सर। तो सर ने भी अपनी नजरिए से बताया, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। और आखिरी में दोनों IIT खड़गपुर वाले सहमत एक ही बात पे हुए महल का, कि वहां से सृष्टि की निर्मिति, जिसको गांगड़े सर ने दूसरे शब्द में बताया 10 स्टेट्स ऑफ गॉड उसमें सम्मिलित है। तो बढ़िया, सुंदर, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। अब हम सर आगे चलते हैं। ये भी एक सर का अलग हो गया और सुंदर है वो भी, ये भी सही है, वो भी सही है। तो सभी आपके सामने है, सबके अनुमान आपके सामने है। और भी किसी को बोलना है तो यू आर फ्री टू शेयर, बिल्कुल झिझकाना नहीं, हम भी अनुमान ही लगा रहे हैं। और सर के विनती करती हूँ, पेज नंबर 292 में जो कंक्लूडिंग है, उसके पश्चात हम 10 जनवरी का महत्वपूर्ण लेक्चर की तरफ चलते। जय बाबा, थैंक यू। Now we are at page 292. Shri went on to give a pair of similes or comparisons. First, comparing the good luck of the boys with the fortunes of the Changdev, the great yogi of the 4th plane, who met up with his master Dhyaneshwar and was made perfect only after thousands of years. The second simile concerned the eye, which, though so small in itself, can see objects thousands of times larger than the eye itself is. And this can happen because of the seer who is within it. And with this, the day's lecture was closed. थैंक यू सर। और मैं आई एम सॉरी, बीच में मेरे करीब करीब 3 पैराग्राफ हिंदी में बताना छूट गए थे, वो मैं एक बार बोल देती हूँ, क्योंकि सादृश्य समाप्त तो हो गई करके वहां पर मैं रुक गई थी। तो इस परिचय और विस्तारित सादृश्य के साथ, ये बाबा ने कहा है, संपूर्ण वेदांत बौद्धिक रूप से उस व्यक्ति के लिए खुल जाता है जिसे समझा जाता है। इसीलिए मैंने बलराज देशपांडे भाऊ को बोला था कि बाबा कहते हैं कि इसमें, इस चित्र में पूरा वेदांत आ गया है, यदि आप उसको समझते हैं तो। यह उपमा पहले कभी नहीं दी गई, इस उपमा में बाबा ने पहले कभी भी इसको समझाया नहीं था। इसीलिए ये वेदांत में जो कुछ अलग चीजें थोड़ी बहुत है, ये तो मैं तो नहीं जानती हूँ, तो देशपांडे भाऊ शायद अगली बार स्टडी करके आएंगे तो वो बता पाएंगे। सादृश्य में एक अंतिम विवरण जोड़ते हैं। जिस महल का मैंने उल्लेख किया है उसमें एक राजा बैठा है। ये बाबा ने कहा है कि इसमें एक राजा बैठा है, तो उसको हम कुतुब कहेंगे, ईश्वर कह सकते हैं, अवतार कह सकते हैं, जैसा भी है। अगर उसके वहां पर सृष्टि निर्माण होती है तो उसको परात्पर, परब्रह्म, परमात्मा भी कह सकते हैं। ये बातें जो मैंने तुमसे कही है,
अब ये खिड़कियां नहीं, ये परमात्मा से जुड़ता है क्योंकि वो अचेतन है, बियॉन्ड गॉड स्टेट। और जहां वापस लहर उठेगी तो जैसे सृष्टि की निर्मित सर दोनों सर ने बताया वैसा भी हो सकता है। यदि उसको पर ब्रह्म समझते, बियॉन्ड गॉड स्टेट समझते हैं, तो वहां खिड़की नहीं है, मतलब वो चेतना नहीं, ये भी हो सकता है। अब बाबा कहते हैं ये बातें जो मैंने तुमसे कही है वे पहले कभी किसी भी संतों ने प्रकट नहीं की है। इसको पहले कभी भी किसी ने भी उजागर किया नहीं है, बताया नहीं है। और बाबा कह रहे हैं मैं भी ऐसे उदाहरण सादृश्य के साथ, एग्जाम्पल के साथ, एनोलॉजी के साथ बताता हूँ जो पहले मैंने कभी यूज की नहीं है। अब वे आपके सामने प्रकट किया जा रहा है क्योंकि समय निकट आ रहा है। ये समय निकट आ रहा है क्या है वो समझ लेते हैं। हमें ये ध्यान है कि बाबा ये लेक्चर बच्चों को दे रहे हैं। अब 9 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं। अब उनको बाबा ने मंडली जन को बताया था कि इन बच्चों को मैं 6 महीने के अंदर सबको आध्यात्मिक पथ पर लेके जाके कुछ ना कुछ उनकी कैपेसिटी के हिसाब से दे जाऊंगा। और बाबा ने उनको बताया था बस हुक्की आनी चाहिए, हुक्की आ जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। तब तक आप लगे रहो, आप कोशिश करते रहो, मेडिटेशन करो, मेरे बारे में मतलब ईश्वर के बाबा के बारे में, मतलब सदगुरु उनके लिए बाबा थे, तो उनके बारे में सतत सोचना है। ये सब उनको आज्ञा पालन करना है, उनसे अधिकाधिक प्रेम करना है। वो अगर ये ऐसा करते हैं तो उनको उच्च आध्यात्मिक दशा प्राप्त करेंगे। तो इस संबंध में बाबा कहते हैं कि समय निकट आ रहा है। और जैसा कि हम देखते हैं ये 7 जनवरी है, इसके बाद में बच्चों में बहुत तब्दीली आ गई थी, प्रगति कर ली थी। यहाँ पर अब कंक्लूडिंग जो सेशन है, श्री ने कुछ उपमाएं या तुलनाएं दी। अब इसके साथ और भी बाबा ने कुछ कहा है लेकिन ये यहाँ पर नहीं दिया है, या नहीं तो शायद हमारा थोड़ी उलझन कम हो जाती थी। सबसे पहले लड़कों के अच्छे भाग्य की तुलना बाबा ने चौथे स्तर के महान योगी चांगदेव के भाग्य से की, जो अपने गुरु ज्ञानेश्वर से मिले और हजारों सालों के बाद ही परिपूर्ण हुए। महाराष्ट्र में जितने लोग हैं उनको चांगदेव के बारे में और बताना कोई जरूरत नहीं है। एक कहा जाता है कि ये 1400 साल जिए। और अब यहाँ बाबा के लेक्चर में हम जैसा पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ही वॉज ऑन द 4th प्लेन, चौथी भूमिका में चांगदेव जी थे। और चौथी भूमिका में ही वो अटक के पड़े थे अपनी लंबी आयु, और उनको लगता था कि मैं ईश्वर हूं और मैंने सब कुछ प्राप्त किया। लेकिन इस भ्रम से उनको बाहर निकाला ज्ञानेश्वर जी ने। जब चांगदेव जी को ज्ञानेश्वर के बारे में पता चला और जब चांगदेव जी उनको लेटर लिखने बैठ गए तो उनके लिए बड़ा संभ्रम था कि मैं उनको कैसे एड्रेस करूं। ये तो उम्र में मुझसे छोटा है तो मैं मान भी नहीं दे सकता हूँ, और मैं उनको छोटा बच्चे जैसा भी एड्रेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनका ज्ञान महान है। ऐसी उलझन में चांगदेव जी थे। और फिर उन्होंने खाली मायना बिना एड्रेस के पत्र भेज दिया। अब जब उनको मिलने गए तो वो चाहते थे कि मैं उनको अपनी ताकत दिखाऊं, मतलब अहम भी है कि जो कुछ मैंने सिद्धियां प्राप्त की। तो वो बाघ पर बैठ के और नाक का चाबुक लेके उनको मिलने गए ज्ञानेश्वर जी को। वो सवेरे का समय था और एक छोटा विलेज है, उसमें ज्ञानेश्वर जी अपने भाई बहनों के साथ सवेरे के समय दातुन कर रहे थे। और एक दीवार, टूटी हुई दीवार पर, आधी दीवार पर ये सारे भाई बहन बैठे थे। जब चांगदेव जी को उन्होंने सामने से आते देखा तो ज्ञानेश्वर जी ने सोचा कि अब इतने महान व्यक्ति आ रहे तो हम जैसा सोचते कि स्वागत के लिए सामने जाना चाहिए। तो वो उतर के स्वागत के लिए नहीं गए क्योंकि वो तो परफेक्ट मास्टर थे। वो चारों भाई बहन परफेक्ट मास्टर, एक ही फैमिली के। बहुत बाबा ने ये कहा कि ये अद्भुत और अजब एक ऐसा उदाहरण है कि केवल एक शहर नहीं, एक ही फैमिली के 4 लोग सतगुरु, तो ज्ञानेश्वर, मुक्ताई, सोपान, निवृत्ति, ये चारों परफेक्ट मास्टर थे। तो ज्ञानेश्वर ने उनको ये तो पता था कि ये अभी ऐसा अटका पुड़ा है, चौथी भूमिका में है, उसको जरूरत है, सहायता की जरूरत है। अब 1400 साल पहले तो ज्ञानेश्वर जी थे नहीं, है कि नहीं? जैसा हम सदगुरु सदगुरु कहते हैं, हमको ढूंढना चाहिए। तो ये तो 14 से साल बाद एक छोटा उम्र का बच्चा उनके सामने सदगुरु करके आया। ये तो उनके मन की बात ज्ञानेश्वर जी जानते थे। तो ज्ञानेश्वर जी ने वो जो दीवार थी, टूटी दीवार, वो तो निर्जीव है, उसको चलने का आदेश दिया। और वो दीवार पर ये बैठे थे, वैसे दीवार चलते चलते उनके सामने गई।
तो वहां पर चांगदेव जी का अहम चकनाचूर हो गया कि ये तो निर्जीव, मैं तो बाघ को चला रहा हूँ, ये तो दीवार, टूटी दीवार को चला रहा है। तो वो दीवार पर उतर के फिर ज्ञानेश्वर जी भी उतरे और फिर उन्होंने उनको सन्मार्ग दिखाया। और इस प्रकार जो चौथी भूमिका में चांगदेव अटक के पड़े थे, उनका उद्धार ज्ञानेश्वर महाराज ने किया, जो कि उनकी तुलना में उम्र में बहुत ही कम थे, कच्ची उम्र थी उनकी, 18-19 की उम्र थी, और चांगदेव जी 1400 साल के थे। तो इसका जिक्र बाबा ने यहाँ पर किया है। दूसरी उपमा आंख से संबंधित है। अब यहाँ दूसरी उपमा बाबा देते हैं। वो कहते कि देखो हमारी आंख कितनी छोटी है, इसके बावजूद इस छोटी आंख से भी हम कितनी बड़ी बड़ी दृश्य और बड़ी चीजें, इस आंख से कई गुना बड़ी चीजें हम देख सकते हैं। कितना दूर तक का, और कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितना बड़ा पहाड़, कितना बड़ा तालाब, समंदर, हम सब देख सकते हैं। ये कैसा संभव है? तो जैसा हमने पिछले बार देखा था कि मनुष्य के त्रिगुण प्रकृति, 3 गुण जो है, उसका पाया जो है, बेस जो है, ईश्वर के त्रिगुण है। इसके लिए उनकी क्षमता अमर्याद है। वो मर्यादित है, आंख मर्यादित है, स्थूल शरीर मर्यादित है, पर उसकी क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटीज जो है, वो अमर्याद है, अनलिमिटेड है, बिकॉज इट इज कम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। तो बाबा यहाँ वो आंख का सादृश्य दे रहे हैं। दूसरी उपमा आंख से संबंधित है, जो अपने आप में इतनी छोटी होते हुए भी आंख से हजारों गुना बड़ी वस्तुओं को देख सकती है, और यह उस दृष्टा के कारण हो सकता है जो इसके भीतर है, मतलब ईश्वर के कारण। और इसके साथ ही उस दिन का व्याख्यान समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हम इमीडिएटली चलते हैं आगे। एक ही पेज का पर महत्वपूर्ण लेक्चर है, और यह है कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसके 7 भाग कौन से हैं, इसको समझेंगे तो आगे जो महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्व, इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर जो आगे आने वाला है, इमीडिएटली नेक्स्ट टू दिस 12 जनवरी का, यह शीर्ष बिंदु है इस किताब का। उसको समझने के लिए इस लेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो हम चलते हैं 10 जनवरी 1928, यह मंगलवार का दिन था। यस सर। Yeah, here I would just like to say, I will record in a next lecture. I will stop it here, this recording. जिससे मैं दोनों इट्स लेक्चर्स को ओके, अलग कर दूंगा, है ना? तो आप बिल्कुल सही। ये या जी जी लेक्चर वाइज, बिल्कुल डेट सही, वाइज, हाँ, क्योंकि ये ठीक रहेगा। विषय भी चेंज हो रहा है यहाँ हाँ पर, हाँ, तो ये विषय। अच्छा रहेगा। और थैंक यू। ये यस आप ये अगर स्लाइड हटा देंगे तो भी ठीक रहेगा, फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में पीछे का स्लाइड जरूरत नहीं रहेगा। जी, ओके ओके। या